Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, good Friday and good afternoon. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. This is chapter 7, oscillations. I think this is the fourth lecture of this chapter. In today's lecture, we will study simple pendulum, well-derived expression for the time period of simple pendulum, frequency of the simple pendulum, what a second pendulum is, forced oscillation, free oscillation. Now, first of all, come to simple pendulum. What a simple pendulum is. A mass attached to a light inextensible string supported by fixed support that performs simple harmonic motion is called simple pendulum. Or a bob attached to inextensible light string suspended from a fixed support that can execute simple harmonic motion is called simple pendulum. ये एक मास होता है जो कि हल्के धागे के साथ अटैच होता है, धागे का वजन ना होने के बराबर होता है। लाइट का मतलब ये होता है इनएक्सटेंसिबल, वजन अटैच करने पर न बढ़ने वाली, वजन अटैच करने पर न बढ़ने वाली धागे के साथ क्या क्या दिए गए, अटैच कर दिए गए। एक मास जो कि हल्के और लंबाई में न बढ़ने वाले धागे से बांध दी गई हो और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। कंसिडर ए bob of mass m of simple pendulum having weight w is displaced from its mean position O towards A. फर्ज करें, ये देखो, ये बॉब O है, मीन पोजीशन से हम ले गए उसको A पर ले गए। The work done on the bob is stored as gravitational potential energy in a bob. चूंकि ये हम ग्रेविटी में उसको मूव कर रहे हैं, तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इस मास में या बॉब में स्टोर हो जाएगी। When the bob is released, it will move towards mean position. ये बॉब जो है जब उसको छोड़ा जाता है, तो ये देखो ए से जब छोड़ा जाता है तो ये मीन पोजीशन ओ की तरफ आएगा। बट ड्यू टू इनर्शिया डजंट स्टॉप एट मीन पोजीशन बट मूव टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम बी। इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा बल्कि बी की तरफ जाएगा, जो कि दूसरा एक्सट्रीम है। ए से छोड़ा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन आपके पास कन्वर्ट हो रही है। अब आ रहे हैं मीन पोजीशन पर, लेकिन ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं। किस चीज़ की वजह से, इनर्शिया की वजह से, और ये जाएगा दूसरे एक्सट्रीम बी की तरफ। बी से ये फिर अपना मोशन क्या करेगा, रिवर्स करेगा मीन की तरफ, और मीन से फिर ए की तरफ जाएगा। इसी तरह ये बॉब ए और बी के दरमियान मीन पोजीशन पर क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और इस बैक एंड फोर्थ मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सो द बॉब रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड हेंस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन two extremes A and B. Now, how many forces are acting on the bob? The forces acting on the bob, और bob पर कितने forces जो है वो अमल पैरा हैं? How many forces are acting on the bob? Number 1, weight of the bob W is equal to mg acting vertically downward. Weight vertically downward है, weight जो है वो vertically downward है, ज़मीन की तरफ है, नीचे की तरफ है। 2, टेंशन इन द स्ट्रिंग along द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ये देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो कि along द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग है, ये देखो along द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग है। थर्ड इज एयर रेजिस्टेंस फोर्स एफ विच इज इग्नोर्ड। एयर रेजिस्टिव फोर्स है जिसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर। यानी 3 फोर्सेस अमल कर रहे हैं, वेट,
tension, A resistance, where A resistance is being ignored for a while, for a time being. For pure simple harmonic motion, that resistance is being ignored. बॉब पे 3 फोर्सेस अमल कर रहे हैं, वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहे हैं, टेंशन जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग अमल कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस है जो कि एयर फ्रैक्शन है, और इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. सिंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट एंड टेंशन इज नॉट द सेम, ए पर अगर आप देखें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट और टेंशन सेम नहीं है, सो वी रिजॉल्व आइदर वेट और टेंशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स. तो हम या तो वेट को रिजॉल्व करते कंपोनेंट में या टेंशन को रिजॉल्व करते. देखो ज़रा, ये देखो, ये वेट डाउनवर्ड है और टेंशन इस डायरेक्शन में. टेंशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग है. तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये W है, ये थीटा है, ये वाली थीटा है एंगल. तो W, ये WX हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी, ये WY हो गया. ये क्या हो गया, ये WX हो गया, और ये WY हो गया. थीटा का अपोजिट WY हो गया. थीटा का अपोजिट WY और थीटा का एडजासेंट WX है. तो WX और टेंशन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जबकि ये WY ही है जो कि उसको मीन पोजीशन की तरफ ले आती हैं. तो WY रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, WY जो है उसको O की तरफ ले आती हैं, और इस तरह इधर से जाएगा, फिर WY उसको पीछे ले आएगी. सो WY विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स दैट ब्रिंग द बॉडी बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो हमने क्या कर दिया, सिग्मा F जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, T माइनस WX माइनस WY माइनस F जो नेट फोर्स है, हम सारा हमने वो कर दिया कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स इस डायरेक्शन में है, WY इस डायरेक्शन में है, आपका जो है टेंशन जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग है, और वेट इस डायरेक्शन. तो WX और टेंशन, ये देखो, ये तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया है. तो ये स्मॉल f भी ज़ीरो हो जाएगा. T माइनस WX एक दूसरे को बैलेंस करते तो ये भी ज़ीरो हो जाएंगे. तो आपके पास रह जाएगा माइनस WY आ जाएगा. क्या आ जाएगा, माइनस WY आ जाएगा. सो that will become, one is in positive direction, one is in negative direction. So minus y will be left with you. As T is equal to WX, so T minus WX is equal to 0, and also force of friction is also 0. तो net force जो होगा वो minus WY हो जाएगा, और minus WY क्या आ जाएगा, minus W sin theta, और W is equal to mg. So minus mg sin theta, minus mg sin theta. So the only force acting on the bob of the pendulum and directing the pendulum towards the mean position, towards the equilibrium position, towards the rest position is minus mg sin theta. You know that according to second law of motion, ma is equal to minus mg sin theta. Ma is equal to minus mg sin theta. So m and m will cancel. We get a is equal to minus g sin theta, which is the acceleration of the bob of the pendulum attached to an extensible light string. ये है एक्सेलेरेशन. तो आपके पास नेट क्या रह गया, माइनस WY, और माइनस WY माइनस W साइन थीटा हो जाएगा, और W जो है mg के बराबर है, तो माइनस mg साइन थीटा आ जाएगा. तो ये देखो, ये आ जाएगा A इज इक्वल टू, ये देखो सेकंड ला के मतलब एम ए इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा. तो mm कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास A इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा, विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम. Thus, the acceleration of a simple pendulum depends upon the value of sin theta and is maximum for theta is equal to 90 degree. ये g तो कांस्टेंट है चूँकि फिक्स लेवल पे होता है, और साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड 30 है, 40 है, 50 है. तो आप देखो g की a की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है. हमारे पास एक सीरीज़ है मैथमेटिक्स में कि साइन थीटा बराबर है थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल पर सो ऑन. इसको मैक्लारेन सीरीज कहते हैं. क्या कहते हैं, मैक्लारेन सीरीज कहते हैं. चूंकि सिंपल हमारे मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन होता है. क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है. तो जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे, थीटा जितना छोटा होगा, तो ये मोशन क्या रहेगा, लीनियर रहेगा. और स्ट्रिक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बॉब का लीनियर मोशन जो है इंपॉर्टेंट है. सो थीटा जब छोटी होती है तो थीटा स्क्वायर और भी छोटी हो जाएगी, और नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. ये आपके साथ रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको क्लियर करता हूँ. तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा. फॉर थीटा वेरी स्मॉल द हायर पावर्स आर इग्नोर्ड. जब थीटा बहुत छोटी हो, फर्ज करें 0.1 है, तो थीटा स्क्वायर क्या है, 0.01 आ जाएगा, और नीचे से 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड करो तो और भी घट जाएगा. तो
इस तरह हायर पावर्स ऑफ थीटा जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो साइन थीटा थीटा के बराबर आ जाएगा। और ये रीज़न भी मैंने बता दी कि क्यों, क्योंकि हमने पेंडुलम को स्मॉल एंगल से वो करना है ताकि ये मोशन क्या रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। फॉर स्ट्रिक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन द टू एंड फ्रो मोशन मस्ट बी लीनियर। सो व्हेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। वो मैंने मैथमेटिक्स से क्लियर कर दिया, अगर आप ना भी करें नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा आ जाएगा। देखो साइन थीटा के बजाय मैंने सिर्फ थीटा लगा दिया, तो a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा आ जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। Now the displacement angle theta should be kept small so that motion is linear. OA is equal to OB is equal to AA is approximately equal to x. Approximately equal to x. ये देखो यहाँ पर आपको थोड़ा कर्विलीनियर दिखाई देता है, तो ये जितना छोटा होता जाएगा तो x क्या होगा, लीनियर होता जाएगा। x क्या होता जाएगा, लीनियर होता जाएगा। सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और जब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो तब जो है उसको स्ट्रिक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हम कहेंगे। अब जनाब आपको पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। जब थीटा बहुत छोटी हो तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा, यानी अगर थीटा 0.001 है तो टेंजेंट 0.001 को कैलकुलेटर से देखो, साइन 0.001 से को कैलकुलेटर तकरीबन वो 0.001 आएगा, यानी थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर थीटा 0.001 है तो टेंजेंट 0.001 साइन 0.001 वो तकरीबन बराबर होगा 0.001, यानी वो थीटा के बराबर आएगा। और ट्रायंगल में अगर आप देखें टेंजेंट थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय, ये देखो x जो है ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा का अपोजिट साइड क्या है, x है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये देखो l, x बाई l, x ये देखो कर्सर को देख रहे हो, x डिवाइडेड बाई l, x डिवाइडेड बाई l। तो टेंजेंट थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू x बाई l। सो a उसमें पुट कर लो, a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, ये इक्वेशन है, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करो जो कि x बाई एल है, वो आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एल, माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एल। सो a इज इक्वल टू माइनस जी एल डिवाइडेड बाई एक्स। सिंस g इज कांस्टेंट, l is constant, so g by l is also constant. If you compare this equation, so a is directly proportional to displacement from the mean position and is directed towards the mean position, which is the basic concept of simple harmonic motion, जो कि simple harmonic motion के लिए ज़रूरी है कि a mean position से displacement का direct proportion होगा और displacement की और हमेशा directed होगा towards the mean position। हम पहले discuss कर चुके हैं। So अब हम आते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर द सिंपल पेंडुलम। हाउ वी कैन फाइंड, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन पता है कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स। सो एक्स एक्स विल कैंसल, ओमेगा स्क्वायर विल कम आउट टू बी जी बाई एल। सो ओमेगा is equal to g by l under root. That is the angular frequency of the bob attached to an inextensible string, meaning that angular frequency of simple pendulum. तो ये सिंपल एंगुलर फ्रिक्वेंसी के जिस तरह मास स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए k बाई एम आता है, तो पेंडुलम के लिए g बाई एल आ गया है। नाउ टाइम पीरियड t of a simple pendulum, you know that time period is equal to 2 pi by omega, 2 pi by omega, and that is equal to 2 pi omega is g by l under root, omega is g by l under the root, t 2 pi by omega, 2 pi अपनी जगह पे, ओमेगा की जगह g by l यहाँ से हम करते हैं, तो g by l कर दिया, तो इससे आपके पास आ जाएगा 2 pi g by l under root, और उल्टा कर लो तो ये क्या आ जाएगा 2 pi l by g under the root, 2 pi L by G under the root. This gives the expression for the time period of a simple pendulum. ये equation आपको क्या देता है? The longer the length of the pendulum, the greater will be its time period, meaning that time period of a simple pendulum is a function of length of the pendulum. Greater is the length, greater will be the time taken to complete the one vibration, and smaller is the length, smaller will be the time to complete one vibration. So t is equal to 2 pi L by G, यानी
अगर लंबाई ज़्यादा है तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर लंबाई छोटी है तो एक वाइब्रेशन लगाने में कम टाइम लेगा। दूसरी बात क्या है कि द हायर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट द स्मॉलर इट्स टाइम पीरियड एंड वाइस वर्सा। अगर जी ज़्यादा है तो टी कम होगी, अगर जी कम है तो टी ज़्यादा होगी। सी लेवल पे अगर आप देखो जी की वैल्यू ज़्यादा है 9.8 है तो वहाँ पर टाइम पीरियड कम होगी, यानी क्विक वाइब्रेशन करेगा। अगर उसी पेंडुलम को आप मरी पे या की2 पे या माउंट एवरेस्ट पे ले जाओ तो वहाँ पर जी की वैल्यू कम है। जब जी की वैल्यू क्या है कम होगी तो टी जो है वो क्या होगी ज़्यादा होगी। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेंथ, it is a function of gravitational acceleration. Or time period of a simple pendulum is independent of the mass of the bob. मास ऑफ द बॉब बड़ा हो छोटा हो, लेंथ वही हो, ग्रेविटी वही हो, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर 2 सेकेंड है तो हर एक के लिए, हर एक मास के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय सिंपल पेंडुलम पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t। तो टाइम पीरियड 2πL/g अंडर है, तो ये क्या आ जाएगा, उसको उल्टा कर दो 1/2πg/L अंडर हो जाएगा। यानी अगर लेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह जी ग्रेविटी जहाँ पर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और ग्रेविटी जहाँ पर कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी अगर ग्रेविटी कम है तो वाइब्रेशन जो है वो क्या करेंगे, स्लो करेंगे। अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो वाइब्रेशन क्विक करेंगे। ये हैं आपके पास से सिंपल पेंडुलम के बारे में इंफॉर्मेशन के सिंपल पेंडुलम है क्या और उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम पीरियड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे। अब आ जाते हैं सेकंड पेंडुलम। ये सेकंड पेंडुलम क्या होता है, व्हाट अ सेकंड पेंडुलम इज, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड के बराबर है, उस स्पेसिफिक सिंपल पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम जो है वो 1/2 या 0.5 हर्ट्ज होगी। 1/2 आर 0.5 हर्ट्ज, 1/2 आर 0.5 हर्ट्ज होगी। अब आ जाते हैं इस पर चंद के MCQs कि द टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum is t. If the length of the pendulum is quadrupole, then the percentage change in the time period is. Time period of a simple pendulum is t. If the length of the pendulum is quadrupole, चार गुना कर दिया जाए लेंथ को, तो फिर नया टाइम पीरियड परसेंटेज चेंज उसमें कितना आएगा। आप देखो बाकी चीज़ों को देखो, जिस चीज़ के साथ रिलेशन, आपने लेंथ के साथ रिलेशन लेना है ना, कि लेंथ को क्वाड्रपोल कर दो, तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट वो के ले लिया। मुझे पता है कि t = 2πL/g अंडर रूट है, लेकिन मैं वो नहीं लिखता हूँ t के साथ उसका ताल्लुक, ये k जो है बाकी चीज़ें हैं, t = k अंडर रूट L आ जाएगा। तो अगर L 4 टाइम हो जाएगा, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, नया टाइम पीरियड अगर L को 4 गुना कर दिया जाए तो नया टाइम पीरियड से फॉर एग्जांपल t1 है, तो t1 जो है k और 4L अंडर रूट, तो 4 से बाहर आ जाएगा 2t आ जाएगा, क्योंकि KL अंडर रूट जो है वो t के बराबर है। तो ये देखो इससे 2 बाहर आ जाएगा और KL अंडर रूट जो है वो t के बराबर हो जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड t, फिर बाद में 2t हो गया, लेंथ जब 4 टाइम हो गया, फिर परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज, ये देखो चेंज इन द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई एक्चुअल चेंज। पहले t था, अब 2t, तो 2t माइनस t, ये क्या आ गया, चेंज आ गया किस चीज़ में, टाइम पीरियड में। और नीचे एक्चुअल, तो 2t माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे क्या आ जाएगा 100%। 2t से t गया, t आ जाएगा, t/t 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई तो 100%। तो 100% क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, 100% इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पे अब आ जाओ कि नेक्स्ट क्या कहता है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इन एक्सेलरेटिंग आर एसेंडिंग एलिवेटर वेल। एक पेंडुलम है, एलिवेटर के अंदर है, अगर वो अचानक एक्सेलरेट करे ऊपर की जानिब, एसेंड का मतलब है ऊपर की जानिब, तो उसके टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम एक एलिवेटर में है, एलिवेटर अचानक एक्सेलरेट करता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा।
तो उसका डिफरेंट ऑप्शन आपको पता है कि t इज इक्वल टू के बाई अंडर रूट जी, यानी हमने कहा था कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जब एक एलिवेटर असेंड करता है, यू हैव स्टडीड बिफोर, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जी नहीं रहती, फिर a प्लस जी हो जाता है, यानी नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस जी आ जाएगा। द अपरेंट वेट विल इंक्रीज when the elevator ascends upward with acceleration, we have studied in earlier lecture in chapter number 5। तो क्या आ जाएगा, mg plus ma, so g is increased, when g is increased time period will decrease, time period will decrease। जब g क्या हो जाएगी, जब g इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड क्या करेगी, डिक्रीज, यानी वो क्या करेगा, स्लोली वाइब्रेट करेगा, स्लोली वाइब्रेट, उसकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जब भी कोई पेंडुलम होता है, एलिवेटर के अंदर होता है और वो अचानक ऊपर एक्सेलरेट करे तो टाइम पीरियड क्या करेगी, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगी। और अगर उल्टा है, नीचे एक्सेलरेशन से आ रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि a माइनस जी पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस जी या g माइनस a। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ अ स्विंग with Afan Saeed standing is t, when he sits down the time period will, ये देखो अफान सईद है या सफ़ान सईद है, खड़े हैं झूले में और झूल रहे हैं, जब वो अचानक बैठ जाते हैं तो फिर टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देख, जब पहले खड़े हैं तो नाफ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेल की यूजुअली नेवल पे होती है, नाफ पे होती है, यानी लेंथ मिडल से लेकर टॉप तक होता है, लेंथ मिडल से लेकर, तो नाफ से लेकर सस्पेंशन पॉइंट तक ये लेंथ होगा। जब वो बैठ जाता है तो नाफ नीचे चला जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। व्हेन ही सिट्स डाउन द टाइम पीरियड विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ विल इंक्रीज। अफान सईद है या सफ़ान सईद है, झूले में झूल रहा है और वो खड़ा है, अचानक वो बैठ गया तो जनाब अब जो है झूले का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। आप नाफ से लेकर सस्पेंशन पॉइंट तक लेंथ होता है सिंपल पेंडुलम का या पेंडुलम का। जब आप बैठ जाते हैं तो नाफ नीचे चला जाता है तो लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब लेंथ बढ़ जाता है तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ लेंथ। टाइम पीरियड जो है वो क्या है, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ लेंथ है। ये देखो, ठीक है ना, तो लेंथ क्या करेगा, लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ विल इंक्रीज, टी इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ, टी is a direct function of square root of length, square root of length, square root of length, length। तो ये है इसका आपके पास रीजन। नेक्स्ट जो है, the time period of a simple pendulum on earth is TE, which on moon will be, time period of a simple pendulum ज़मीन पर TE है, जो कि मून पर क्या होगी, मून पर G की वैल्यू G/6 है। अब देखो अर्थ पे क्या है, अर्थ पे 2πL/G है, तो मून पे ये देखो T, मून पे 2πL/G/6 ऊपर जाएगा तो √6T आ जाएगा, √6TE आ जाएगा। ये 6 ऊपर चला गया लेकिन अंडर रूट के अंदर है, तो दैट विल बी √6TE, दैट विल बी द टाइम पीरियड। अब आ जाते हैं, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज, सरफेस एंड सेंटर ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे T इज इक्वल 2πL/G है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे 2πL/G, लेकिन G 0 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपके पास क्या है, 2πL/G है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या है, 2πL/G। जब G 0 है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, इज
infinity. So t divided by infinity, that will be 0. T divided by infinity will be 0. That will be 0. That will be 0. ये क्या होगा? 0 होगा. Because अर्थ पे t 2 पाई l by g है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे इन्फिनिटी है, तो 2 पाई l by g डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, anything divided by infinity is 0. So 7.28, the time period of a second pendulum on moon will be, the time period of a second pendulum on moon will be, सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड के बराबर होता है. क्या होता है? 2 सेकंड के बराबर होता है. अब हम आते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ ट्रेन इज t. व्हेन द ट्रेन सडनली एक्सेलरेट्स द टाइम पीरियड विल, तो टाइम पीरियड क्या करेगा? एक ट्रेन है, इसके अंदर सिंपल पेंडुलम है, अचानक वो एक्सेलरेट करता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? टाइम पीरियड जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. जब सडनली एक्सेलरेट करेगा, तो अगर आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करोगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट आएगी. a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, यानी अगर पहले ये है पेंडुलम, ट्रेन सडनली आगे की जानिब एक्सेलरेट करता है, तो ये उंगली देखो ये पीछे आ गई, ये पीछे आ गई है, तो आपके पास एक एक्सेलरेशन a ये हो गया, g ये हो गया, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, ये देखो पेंडुलम यू गया तो a ये हो गया, नीचे g हैं, ये a है, ये g हैं, हेड टू टेल रूल के मुताबिक इस g को ले जाओ, इसके टेल पे रखो, तो रख दिया, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट. और ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा. a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का मतलब है एक्सेलरेशन क्या हो गई? बढ़ गई. क्या हो गई? बढ़ गई. जब एक्सेलरेशन बढ़ गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. टाइम पीरियड क्या हो जाएगी? डिक्रीज. अब हम आते हैं, द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज, सेकंड पेंडुलम का लेंथ जो है ये देखो, L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, तो सेकंड पेंडुलम ये 2 2 जार 4 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 4 3.14 होल स्क्वायर, इससे 0.99 मीटर आ जाएगा. 0.99 मीटर आ जाएगा. इसके बाद जो है, इन अ सिंपल पेंडुलम the amplitude of motion must be large, very large, small, very small. So that should be kept very small so that the displacement is linear. So that the displacement is linear. So that the displacement is linear. और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या है? लीनियर मोशन ज़रूरी है. लीनियर मोशन जो है वो क्या है? ज़रूरी है. तो ये जनाब आपने देखा चंद के MCQs इस पे हो गए. अब हम आते हैं जनाब फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरफ. द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज फ्री ऑसिलेशन. वो ऑसिलेशंस जो, यानी कोई भी बॉडी, हर एक बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, सॉलिड होता है या सिंपल पेंडुलम होता है या कोई, हर का अपना अपना, दूसरे से डिफरेंट होगी, लेकिन उसकी अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और कोई भी बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, कोई बाहर से कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? ऐसे ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं. एनी बॉडी that is vibrating with its own natural frequency without any external disturbance, then it is having free oscillation. That is having free oscillation. उसकी oscillation क्या कहलाती है? free oscillation कहलाती है. अगर कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो गॉड गिफ्टेड फ्रिक्वेंसी से उससे वाइब्रेट करता है, पेंडुलम में एक का लेंथ है तो इसकी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी दूसरे का लेंथ छोटा है, उसकी फ्रिक्वेंसी अपनी नेचुरल होगी, दूसरे से डिफरेंट होगी, यानी एक का दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम उसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं. सो अगर कोई बॉडी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्या करता है? वाइब्रेट करता है, और उस पर कोई बैरूनी कुव्वत, रेजिस्टिव फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस, ये चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं. अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट्स फ्रीली विद द नेचुरल फ्रिक्वेंसी F is equal to 1/2 pi j by L. When it is slightly displaced from its mean position, the frequency is dependent upon length. ये लेंथ पे डिपेंडेंट है. ठीक है, ये है सिंपल पेंडुलम
का मोशन अगर रेजिस्टिव फोर्सेस ना हो तो। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। इसी तरह फोर्स्ड ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन of a body about its mean position due to external forces are called forced oscillation. Forced oscillation. The oscillation of a body about its mean position due to external forces are called forced oscillation. When freely oscillating system is subjected to external force, then the vibration will take place and such vibration are called forced vibration. When freely oscillating system is subjected to an external force, then forced vibration will take place. फिर forced vibration होगी अगर external force को subject कर दिया जाए। देखो पेंडुलम अगर वाइब्रेट करता है नॉर्मल तो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो फ्री, उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन में चेंज नहीं आती, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन में। अब अगर उसी पेंडुलम को मैं बार बार पुश करता जाऊँ, धक्का देता जाऊँ तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन में चेंज आएगी। और ऐसे ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? Forced oscillations. So such oscillations are called forced oscillation. Oscillation under the action of external forces are called forced oscillation. When the mass of a vibrating pendulum is struck repeatedly, then forced vibrations are produced. This causes increase in amplitude of motion. ये क्या करता है? Amplitude of motion में increase करता है। इसी तरह vibration of bridge under heavy traffic is another example of forced oscillation. ब्रिज जो है वाइब्रेट करता है, ठीक है ना, हल्की गाड़ी गुजरती है, भारी गाड़ी गुजरती हैं तो ब्रिज वो वाइब्रेट करता है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड अंडर कंटिन्यूअस स्ट्रेसेस आर हीटिंग, इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। सो सच वाइब्रेशंस which are not influenced by any external forces, that is what we call free oscillation, and vibration under the action of external forces are called forced oscillation. So forced oscillation में resistive forces वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, डैम्पिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि फ्री ऑसिलेशन इन चीज़ों से मुबर्रा होता है। फ्री ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर आप इसका MCQs देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग changes the amplitude of motion? Forced oscillation, free oscillation, both A and B, none. Forced oscillation changes the amplitude of motion. Forced oscillation जो है वो amplitude of motion को change करती है। So आज के लेक्चर का वो ये रहा कि सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम एक मास है या बाब है जो कि हल्के धागे के साथ अटैच होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t = 2 पाई L/g अंडर रूट के बराबर होता है। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई G/L अंडर रूट के बराबर होती हैं। फिर उसके बाद हमने फ्री ऑसिलेशन का पढ़ा कि फ्री ऑसिलेशन क्या होती है। फ्री ऑसिलेशन वो ऑसिलेशंस होती हैं जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कांस्टेंट रहता है, ये फ्री ऑसिलेशन कहलाते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेशंस कहलाते हैं जो कि अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हो, जो कि एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ भी कर सकती हैं। सो दैट वाज द आउटकम ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।